रहा था आप स्टार्ट करें। जी, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दी थी बच्चों में और मैं बात कर रहा था ऑफ़िस में एक एम्प्लॉयी और एक बॉस के कन्वर्सेशन की। तो अगर एम्प्लॉयी के अंदर ये डर होगा कि उसका बॉस उसकी बात नहीं सुनेगा या उसको बात सुनने के बाद उसका मज़ाक उड़ाया जाएगा, उस पे हँसे जाए उस पे लोग हँसेंगे, उसका मज़ाक बनेगा, तो वहाँ पे भी उस एम्प्लॉयी के अंदर एक छोटा-सा स्ट्रगल का एलिमेंट जनरेट हो जाता है। वो फ़ियर ऑफ लूज़िंग है। आप स्ट्रगल की कोई भी रीज़न उठा लें, आप किसी भी तरह से स्टडी कर लें, लेकिन एट द एंड स्ट्रगल जो है, वो इंसान के दिमाग में हार जाने का खौफ है या पीछे रह जाने का खौफ है। और ये खौफ सिर्फ़ तब खत्म होगा जब हम इनिशियली इसकी रूट्स पे जाके लोगों के अंदर इस डर को खत्म करने की कोशिश करेंगे कि भई अगर गलती हो जाती है, तो कोई उस पे हँसेगा नहीं, उस पे कोई बात नहीं करेगा, उसको एप्रिशिएट किया जाएगा कि 100 लोगों के अंदर उसने जवाब दिया, चाहे गलत ही दिया। ये बच्चों से स्टार्ट करना पड़ेगा, एक जनरेशन में स्टार्ट होगा और आहिस्ता-आहिस्ता ये बड़ों के अंदर आएगा, जब वो रियलिस्टिक फैक्ट्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे कि ठीक है, अगर हम गलत जवाब भी देंगे, तो भी कोई मसला नहीं है, हमारी करेक्शन कर दी जाएगी। तो आहिस्ता-आहिस्ता होगा। अ Finally, Miss Mavish, you have joined this panel discussion. चले मैं फिर आपसे आपका सवाल पूछती हूँ। एज यू आर अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सो टेल मी फ्रॉम अ अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है मिस? वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज बहुत अटक रही है। जी जी बिल्कुल, आप पूछ सकती हैं। मैं अपनी मिस नामा क्या कह रही हैं? हाँ, मैं अब आपसे पूछती हूँ आपका सवाल। एज यू आर अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और लोगों को बहुत वो शौक है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जानने का, सो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि स्टबर्न माइंडसेट को कौन से ऐसे साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म हैं जो अंदर ही अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, और क्या हम इस तरह के स्टबर्न माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं, और अगर चेंज कर सकते हैं तो कैसे चेंज कर सकते हैं? चलिए, यहाँ पे मैं थोड़ा-सा कहूँगी मिस नाइमा कि जिस तरह आप खुद एक माशाल्लाह बहुत कॉम्पिटेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, बट नाउ आई एम पार्ट ऑफ दिस वेबिनार एज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो मैं थोड़ा-सा इस पे रोशनी डालना चाहूँगी कि सबसे पहले अभी मेरे से पहले जो जो सर थोड़ा-सा डिस्कस कर रहे थे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टबर्न के बारे में वो थोड़ा-सा इलैबोरेट कर रहे थे। तो मैं अगर इस एक पॉइंट पे बात करूँ, तो बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हम लोग इस चीज को सबसे पहले असेस करते हैं कि किसी भी बिहेवियर की इंटेंसिटी जो है वो हाई लेवल पे है, मॉडरेट लेवल पे है या माइल्ड लेवल पे है। हम जब उसे चेक करते हैं तो आफ्टर डेट हम कुछ चीजें प्लान आउट करते हैं, थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन, कुछ टेक्निक्स, कुछ स्ट्रेटजीज। लाइक जैसे कि अगर एक पर्सन है वो एक वर्किंग कंडीशन में है, किसी ऑफिस में वो काम करता है, या कोई बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, वो स्कूल में बहुत स्टबन किस्म के टेंट्रम उसके हैं और बिहेवियर है, तो इस तरह के बिहेवियर्स के लिए जो हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं टेक्निक्स, वो डिपेंड करता है। जैसे कि बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगी, हम उनको कहीं ना कहीं कुछ अच्छे टास्क के लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे। ऑन द अदर हैंड देयर इज मल्टीपल टेक्निक्स। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि इस तरह के माइंडसेट के लोगों को चेंज करने के लिए जो है कुछ चीजों पर काम करना चाहिए, जिसमें हम लोग कहते हैं कि उनको अपने बिहेवियर को रीशेप्ड करना चाहिए। रीशेप्ड में वो क्या करेंगे कि डिफरेंट किस्म के उनके टास्क, डिफरेंट किस्म के गोल्स उनके सेट करेंगे। वो गोल्स इस तरह के होंगे कि उनकी पहले तो इनसाइट डेवलप करेंगे कि यू हैव दीज प्रॉब्लम, आपके अंदर ये वाली स्टबर्न टेंट्रम्स हैं, आपके अंदर ये स्टबर्न माइंडसेट वाली प्रॉब्लम्स हैं। अब अगर तो वो चीजें उनकी पूरी की पूरी, वो जो बायो साइको सोशल मॉडल अगर हम उसकी बात करें, तो उनकी लाइफ के जितने एस्पेक्ट हैं वो किस हद तक प्रॉब्लमेटिक हो चुके हैं, हम उनकी इस लेवल पे इंसाइट डेवलप करेंगे कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो बेटर से बेटर हो। जब हम उनकी इन एस्पेक्ट में इंसाइट डेवलप कर देंगे कि भाई ये माइंडसेट की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी वर्क परफॉर्मेंस, आपकी ईच एंड एवरीथिंग किस हद तक इम्पेयर्ड हो रही है,
जब इन चीजों की इंसाइट होगी है देन हम जाते हैं कि किसी भी किस्म की टेक्निक्स उनको डेवलप करती हैं और उन्हें बताती हैं कि देखें आपने सबसे पहली जो है वो टेक्निक अप्लाई करनी है कि अपने आप को जो है वो असेस करो, सेल्फ एनालिसिस में उन्हें हम बताते हैं कि भाई आपने अपनी जात का एनालिसिस करना है और देखना है कि मेरी शख्सियत के अंदर कहाँ पर किस किस जगह पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देखो कि आपका स्टबन बिहेवियर कहीं आपको अलोन तो नहीं कर रहा, नंबर वन क्वेश्चन। सेकंड में हम उन्हें कहते हैं कि देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस स्टबन बिहेवियर की वजह से जो है आप सोशल कम्युनिटी में मूव करते हुए जो है वो रिलक्टेंट हो रहे हो। अब इसके अलावा फिर वन बाय वन हम उनसे एक एक करके सेशंस के दौरान जो है उनको बताते हैं कि भाई अपनी सेल्फ एनालिसिस के बाद आप ये अंडरस्टैंड कर पाओगे कि ये स्टबन माइंडसेट जो है ये आपकी लाइफ में एक लॉन्ग लास्टिंग बैड इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। इसके बाद ना तो आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर पा रहे हो, शायद हो सकता है कि आप बहुत अच्छे टास्क अचीव कर पाओ, लेकिन ये जो एक स्ट्रैटेजी। आपकी आवाज चली गई है मिस महविश, आपकी आवाज चली गई है। जी जी, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा जस्ट वो नहीं नहीं, इंटरनेट के कोई इशू बात आ नहीं, गए आप थे। बाहर हैं और आप फिर भी जो है ज्वाइन कर रही हैं, यही बहुत एक अच्छी बात होती है। तो कोई मसला नहीं, इंटरनेट इश्यूज रहते हैं। हेलो आप अपनी बात मिस कंप्लीट कर नाइमा। सकती है। ओके, जस्ट मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगी क्योंकि मैं चाहूंगी कि आगे पैनल डिस्कशन स्टार्ट हो जाए, बाकी हमारे स्पीकर भी बड़े रिस्पेक्टेबल हैं। तो मैं जस्ट ये बात कर रही थी कि स्टबन माइंडसेट के जो लोग होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हम सेशन में उनके डिफरेंट किस्म के गोल्स, डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज उनकी सेट करते हैं। सेल्फ एनालिसिस इज द बेस्ट टेक्निक टू रियलाइज योरसेल्फ कि आप अपनी आप को एनालिसिस कर सकते हो कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। देन उनके डिफरेंट किस्म के जो है हम सेट करते हैं ऐसे गोल्स कि वो अपने उन गोल सेटिंग से भी अपनी लाइफ को और अपनी जो एक माइंड सेट है, थिंकिंग प्रोसेस है, थिंकिंग पैटर्न है, उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मोर ओवर हम ये भी करते हैं कि बाज़ औक़ात हम अपने पेशेंट को जो है एक्सपोजर भी देते हैं, उसे इस तरह की सिचुएशन और इस तरह के लोगों का एक्सपोजर करवाते हैं कि इफ यू आर सफर फ्रॉम दिस, तो देखो कि इस पर्सन के साथ भी ये हुआ और वो भी इसी प्रॉब्लम में गुजर रहा है। रियलिटी चेक जिसे कहती है, रियलिटी चेक से भी हम किसी भी स्टबन बिहेवियर को बहुत हद तक मॉडिफाई कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर जिस तरह मिस नाइमा आपने मेरे साथ बात की कि किस तरह हम कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज और टेक्निक को अप्लाई करते हैं, तो एक टेक्निक बहुत इफेक्टिव होती है जो मैं लिसनर को सुनाना चाहूंगी कि स्टबन माइंडसेट के जो लोग होते हैं, चाहे वो चाइल्ड साइकोलॉजी में है, एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है और वो अपने इन बिहेवियर को शो कर रहा है, तो उसको भी हम टाइम आउट टेक्निक देते हैं। टाइम आउट टेक्निक में हम क्या करते हैं कि उस बच्चे को उसके उस फेवरेट ऑब्जेक्ट से कुछ देर के लिए दूर रखते हैं। दूर रखने के बाद हम क्या करते हैं कि उसे थोड़ा टाइम देते हैं कि अब वो इस एस्पेक्ट और इन चीजों से दूर रहेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उसको लेकर आती है अंटिल अंटिल वो बिहेवियर और अपनी स्टबन टेंट्रम और स्टबन बिहेवियर को आहिस्ता आहिस्ता करके कम नहीं करते। तो ये वो चीजें होती हैं जो कि हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में करती हैं और इसमें डेफिनेटली टाइम बहुत लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। इसी तरह बेशुमार टेक्निक्स हैं, बेशुमार स्ट्रेटजीज हैं। स्टबन बिहेवियर ना सिर्फ के हम कहते हैं स्कूलिंग लेवल पे, बल्कि हर एक लेवल पे जो है ये प्रॉब्लमेटिक होती है। किसी भी शख्स की पर्सनालिटी जो होती है ना, वो डेफिनेटली पर्सनालिटी के जो पैटर्न होती है वो चाइल्डहुड से स्टार्ट होती है। अगर हम प्राइड की थ्योरी की बात करें, ईगो, सुपर ईगो की बात करें, तो बहुत सी चीजें होती हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है पता लगता है और पर्सनालिटी शेप होती है, बनती है। कुछ स्टबन बिहेवियर विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं और बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर देते हैं। कुछ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होते हैं, बचपन में किसी के साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंस गुजरे, कुछ ऐसी हैपनिंग हुई जो कि वो सारी उम्र नहीं भूल पाता, तो वो उसकी पर्सनालिटी में मर्ज होगी और एक स्टबन अलोन फीलिंग, सबसे आइसोलेटेड रहना, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करना, ये सब चीजें पर्सनालिटी का पार्ट है। अगर हम बात करें तो ये चीजें चाइल्डहुड से शुरू होती हैं और फॉर लॉन्ग ये चीजें जो है बढ़ती जाती हैं।
तो साइकोलॉजिकली पर्सपेक्टिव से पर्सनालिटी शेप्ड होती है चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से, कुछ डिजायर्स होती हैं, कुछ चीजें होती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम वो स्टबन बिहेवियर जो है वो बढ़ते जाते हैं। और फिर ये होता है कि जब वो थेरेपी में या फिर क्लिनिक में हमारे पास पेशेंट आते हैं विद दिस माइंडसेट, तो उनको चेंज करने में सबसे पहली बात जो मैंने की है ना, इनसाइट, इनसाइट में ही बड़े सेशन लग जाते हैं, क्योंकि वो इस चीज को क्लेम ही नहीं कर पाते हैं या इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि भाई मैं इस चीज को सफर कर रहा हूँ। एक बच्चे की साइकोलॉजी में तो हमें इनसाइट के साथ और उसके बिहेवियर पे बड़ा काम करना पड़ेगा। एक अडल्ट बिहेवियर के साथ इनसाइट डेवलप करने में हमें अच्छा खासा टाइम लगता है, उसे ये रियलाइज करवाने में कि आपका ये माइंडसेट जो है ये अच्छा खासा जो है लॉन्ग रन चल रहा होता है। ठीक है, अब बाकी ये है कि मैं चाहूंगी मिस नाइमा के अनदर पैनलिस्ट को भी आप इंक्लूड करें ताकि हम डिस्कशन को मजीद लेकर चलें। एग्जैक्टली, वंडरफुल है मिस मैविश की तरफ से, एंड फाइनली उन्होंने हमें ज्वाइन किया और एक अच्छी जो है वो एक्सप्लेनेशन बताई कि किस तरह से स्टेबल माइंडसेट जो है वो क्रिएट होता है और किस तरह से ग्रो करता है, और जब एडल्टहुड में जाते हैं तो वो इतना जो है ना पक्का हो चुका होता है कि उसको चेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन चेंज फिर भी हो जाता है कहीं ना कहीं। हाँ, अगर उनकी इनसाइट डेवलप हुई हो तो हमें पहले इनसाइट डेवलप करवानी होती है, हमें पहले अपने सेल्फ में डलवाना होता है कि हाँ आपके अंदर ये स्टबर्न चीजें हैं जो आपको चेंज करने की जरूरत है, वो ज्यादा जरूरी है पहले, आई थिंक किसी और चीज के अलावा। तो अभी तक हमने जो है ना इंडिविजुअल पैटर्न भी देख लिया, हमने देखा कि इंडिविजुअली कैसे साइकोलॉजी कह रही है कि किस तरह से स्टबर्न माइंडसेट, कौन कौन से साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म के थ्रू स्टबर्न माइंडसेट क्रिएट होता है और किस तरह से हम उसको चेंज कर सकते हैं, और चेंज कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये हमने देखा। फिर सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से हमने देखा कि कैसे कल्चर और हमारी जो जनरेशन है वो स्टबर्न माइंडसेट को हमारे अंदर जो है वो बहुत इनहेंस कर रही है। और फिर सर ने बताया कि एक गुड स्टबर्न माइंडसेट होता है और एक बैड होता है ना। गुड वाला जो होता है वो हमें मेहनत की तरफ लेके जाता है, चलो मेहनत, कंसिस्टेंसी है, मेहनत करो, लगन करो। और जो बैड वाला है वो हमें फिर दूसरी साइड पे लेके चला जाता है और वहां पे फिर मसाइल, हमारे एक्चुअल मसाइल वहीं पे स्टार्ट होते हैं हमारे। फिर हमारी जो बात हुई मिस सुकैना के साथ बात हुई, क्योंकि 3 साल की उम्र में अब बच्चा स्कूल में चला जाता है और उसका एजुकेशनल करियर जो है वहीं से स्टार्ट हो जाता है, एजुकेशनल जर्नी उसकी स्टार्ट हो जाती है। तो फिर हमने मिस सुकैना ने भी डिस्कस किया कि एजुकेशनल मतलब स्कूल जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरह से स्टबर्न माइंडसेट के बच्चे जो है, अगर कोई स्टबर्न माइंडसेट का बच्चा है उसको किस तरह से डील कर सकते हैं और किस तरह से लेके चल सकते हैं, और कैसे ओपन माइंडेडनेस को हम ग्रो कर सकते हैं, हम इनहेंस कर सकते हैं ओपन माइंडेडनेस को अपनी एजुकेशन सिस्टम के अंदर। देन मिस अस्मीना ने बताया कि ऑफिस कल्चर में या वर्क प्लेसेस में हम किस तरह से स्टबर्न जो एम्प्लॉयज हैं हमारे, और कोई जो जनरेशनल गैप हमारा चलता जा रहा है उसमें हम किस तरह से एक एचआर प्रोफेशनल किस तरह से जो है वो स्टबर्न एम्प्लॉयज को देख सकता है और उनकी सुन सकता है, किस तरह से एक्टिव लिसनिंग के थ्रू सुने, एम्पैथी लेके आए। उन्होंने बहुत सारी जो है वो स्ट्रेटेजीज अच्छी अच्छी बताई जो कि एक एचआर प्रोफेशनल करना चाहिए। और दूसरा, हमारे यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको मेंटल हेल्थ पे बहुत वर्क करने की जरूरत है, और मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब मेंटल हेल्थ आपकी ठीक नहीं होती तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी साइड बाय साइड खराब होने लग जाती है, तो मेंटल हेल्थ पे वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है। देन मिस्टर हाफिज ने हमें बताया कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस, अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू बताया कि स्टबर्न माइंडसेट किस तरह से डेवलप होता है, किस तरह से स्टबर्न माइंडसेट को हम शिफ्ट कर सकते हैं। ऑल्दो वो क्योंकि वो सोशियोलॉजिस्ट नहीं है, वो एजुकेशनिस्ट नहीं है, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उनका एक्सपीरियंस डिफरेंट तरीके से रहा है पर्सन्स के साथ, तो वो अपने जो एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया इस चीज को लेकर। अब मेरा आप लोगों से, ऑडियंस से जो है ना एक सवाल है, क्योंकि सेल्फ एनालिसिस की बात आ रही थी, तो मेरा उनसे एक आसान सा सवाल है, आप भले लिखे ना, आप अपने आप से पूछे, टेक अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट, अपने आप में रिफ्लेक्शन लाएं। क्या आपके अंदर एक ऐसा बिलीव है जो आप, जिसको आप पकड़ के रख रहे हैं, उस बिलीव के अगेंस्ट आपको एविडेंस भी मिल गए हैं, वो फीडबैक भी मिल गया है, लेकिन वो बिलीव आपके अंदर बहुत जोर से जो है ना, आपने उस बिलीव को जोर से पकड़ा हुआ है, क्या ऐसा बिलीव आपके अंदर है? ये आप अपने आप से जरूर सवाल पूछें,
और इसका जवाब आप ज़रूर खुद को ज़रूर बताएँ, ताकि आपको पता हो कि आप किस बिलीफ पे अटक के रह गए हो। बहुत से लोगों का बिलीव होता है कि मैं फेलियर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती लाइफ में, या मैं कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। ये बहुत से लोगों का बिलीव होता है। हालाँकि उन्होंने मेहनत की थी, उन्होंने बड़ा कुछ अचीव किया होता है, लेकिन फिर भी उनका बिलीव एक साइड बन गया होता है और वो उससे हट के नहीं जा रहे होते। तो ये यहाँ पे उनकी स्टबर्ननेस जो है ना वो शो करता है कि यहाँ पे उनकी स्टबर्ननेस एक आती है इधर। अच्छा, अब मैं आप सब पैनलिस्ट से पूछना चाहूंगी कि डू यू थिंक स्टबर्ननेस इज ऑलवेज नेगेटिव और कैन इट समटाइम्स बी अ स्ट्रेंथ? और अगर स्ट्रेंथ है तो किस लेवल पे जो है ना, किस लेवल तक स्ट्रेंथ रहनी चाहिए और किस लेवल के बाद हमें पता चलना चाहिए कि ये स्टबर्ननेस हमारी नेगेटिव हो गई है? तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहले हम मिस्टर सर डॉक्टर उजैर अमजद आपसे स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। मैं अभी सबकी बातें सुन रहा था तो बड़ा मुझे एक इंसाइट मिली। मुझे ये भी थोड़ी सी हैरान हुई कि वी आर वेरी क्विक टू जज। आपके पास जब एक तो मैं नहीं समझता कि कोई पेशेंट आता होगा आपके पास स्टबर्ननेस लेके कि मुझे डायग्नोज करें कि इधर आई एम स्टबर्न पर्सन या नॉट। तो स्टबर्ननेस को हम इसको डिजीज तो हम देख नहीं रहे, तो डिसेबिलिटी भी नहीं है। ये एक पर्सनैलिटी का ट्रेट है। इट्स मोर लाइक अ ट्रेट। वो ट्रेट को आप कभी भी अपने किसी इंसान में ट्रेट को, पेशेंट में ट्रेट्स तो नहीं देखते ना आप तो पेशेंट्स में प्रॉब्लम्स देखते हैं। सो मुझे बड़ी हैरानगी कि हम इतनी जल्दी लेबल कर देते हैं, जो सोशियोलॉजी वाले बड़ा अक्सर अमूमन रजिस्ट करते हैं कि लेबलिंग ना करें एटलीस्ट लोगों की, बड़ी क्विकली आप जज कर देते हैं। सो और यही सबसे बड़ा फॉल्ट है अनफॉर्चुनेटली, कि हम किसी बंदे कहते हैं तुम बड़े स्टबर्न, तो शायद उसमें वो टेंडेंसी नहीं भी होती पर रीइंफोर्स हो जाती है आपकी बात। कहते अच्छा यार मैं तो बड़ा स्टबर्न हूँ, फिर ठीक है मैं तो बड़ा स्टबर्न हूँ। ओहो मुझे तो डॉक्टर साहब ने कह दिया है कि मैं, या डॉक्टर साहब ने कह दिया, मेरे टीचर ने कह दिया तुम बड़े स्टबर्न हो, मैं तो फिर हूँ ही स्टबर्न, भाई आप मेरा कुछ बिगाड़ के दिखा। सो वो एक वैलिडेट हो गया उसका एक्शन। वो शायद अभी कंफ्यूजन का शिकार था, लेकिन जब उससे किसी ने स्टबर्न होने का टाइटल दे दिया, जैसे मिस सुकैना ने कहा कि आप बच्चे को आप लेबल कर देते हैं, सो लेबलिंग बड़ी नुकसानदेह हो सकती है। Exactly. सो ये मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था कि हमें एज अ साइकोलॉजिस्ट तो बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि किसी को हम लेबल ना करें, और हम अपनी इवन कॉन्वर्सेशंस में भी वर्ड ही ना यूज करें स्टबर्ननेस, क्योंकि ये तो टैग है। तो टैग से हमें अवॉइड करना चाहिए जब आप किसी के साथ भी और आपको पता है कि एक बंदा सामने वो प्रॉब्लम लेके आए और आप प्रॉब्लम को ही वर्ड यूज कर रहे हैं, तो फिर बड़ी इन्फोर्समेंट हो जाती है आपको प्रॉब्लम। Exactly. उसी से आपने अवॉइड करना। मैं अमूमन जब अपने स्टूडेंट से, जब मेरे पास भी काउंसलिंग के लिए बच्चे आते हैं, हम जो कि काउंसलिंग भी करते हैं साथ साथ स्टूडेंट्स की, तो मैं किसी को ही नहीं कहता तुम बड़े ढीठ हो यार, तुम तो बड़े स्टबर्न हो। सो मैं बहुत टाइम लेता हूँ यहाँ इस नतीजे पे पहुंचने के लिए। मैं बहुत क्विकली जज नहीं करता इस बात को कि देखा आया था बड़ा ही ढीठ है यार। मैं कम से कम 10 मीटिंग्स लूंगा उसके साथ, 12 मीटिंग्स करूंगा, फिर मैं इस नतीजे पहुंचूंगा कि क्या ये उस स्पेक्ट्रम में बैड वो स्टबर्ननेस है, या अभी इसकी इनिशियल स्टेजेस पे स्टबर्ननेस है, जो कि इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, जैसे एंजाइटी होती है। ये फ्लाइट एंड फ्लाइट जो होती है कि आपको खौफ होना इज गुड थिंग। खौफ आपको अमूमन आपकी जिंदगी भी बचाता है, लेकिन एंजाइटी में तब कन्वर्ट होता है जब आपका खौफ बियॉन्ड कंट्रोल हो जाता है। इसी तरह स्टबर्ननेस भी है कि कुछ स्टबर्ननेस तो बहुत अच्छी होती है, इस स्पेक्ट्रम पे वो कब बुरी में कन्वर्ट हो जाती है ये रियलाइज करना बड़ा जरूरी है हमारे लिए। एक इंडिविजुअल, जब आप किसी केस को आप पढ़ रहे हैं और आपके सामने केस आया और वो केस उस स्पेक्ट्रम में आपको लगता है बहुत जिद्दी है, तो कम से कम ये आपको उसके 10 मीटिंग से पहले तो पता नहीं चल सकता कि यार ये स्टबर्न है या नहीं। तो हम उस स्पेक्ट्रम पे शायद वो गुड स्टबर्न में लाया करता हो। सो गिव योर सेल्फ टाइम, और गिव उस बंदे को भी टाइम कि वो जिससे आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं उस पर आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे यार वो बैड स्टबर्ननेस तक पहुंच चुका है और अब देयर इज नो वे बैक, और मुझे फिर उसकी काउंसलिंग करनी है बड़ी बिठा के उसको। तो फिर आप उसके मुताबिक अपना पूरा कोर्स ऑफ एक्शन चेंज करते हैं अगर वो बैड स्टबर्ननेस तक पहुंच चुका है, क्योंकि आपने उसे गुड में वापस लेके आना। तो ये केस टू केस वेरी करता है कि एक कहाँ पे आप एक बंदे को सुन रहे हैं, आप उसके 10 मीटिंग की है, 12 मीटिंग की है, और आपने कब रियलाइज कर लिया कि नहीं यार ये तो आगे निकल गया स्टबर्ननेस, ये तो अब वापस नहीं आ सकता। सो मैं समझता हूं कि हमें स्टबर्ननेस को एक स्पेक्ट्रम से देखने की जरूरत है। हमें इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल केसेस वेरी करते हैं, उसके मुताबिक आपको अपनी जो
आपने उसका वो स्टबनेस ठीक करनी है, उसकी स्ट्रेटेजी को भी कस्टमाइज करना पड़ेगा। आप इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कैसे। फिर अमूमन ये भी होता है कि जेंडर का बड़ा गहरा ताल्लुक है स्टबननेस के साथ। एक पर्सपेक्टिव है, शायद मैं आप लोगों के लिए स्ट्रेंज भी हो, कि अमूमन हमने देखा है कि लड़कों की स्टबननेस अप्रिशिएट की जाती है। हम कहते हैं वाह बेटा, ना बेटा मेरा बड़ा अपनी जुबान का बड़ा पक्का है, गैरतमंद है बड़ा मेरा बेटा, वो तो डट जाता है अपनी बात के ऊपर। औरत की स्टबननेस हमें नहीं पसंद। औरत की हर किस्म की स्टबननेस इज बैड स्टबननेस। हाँ, लड़कों की स्टबननेस काफी हद तक उनके पास ये मार्जिन है कि वो बैड में बड़ी लेटर ऑन जाकर कन्वर्ट होती है, जब वो किसी को डिस्ट्रक्टिव मोड में चला जाता है, किसी को मार पटाई करने लग पड़ता है अपनी स्टबननेस की वो आड़ में आके। लेकिन खवातीन की जो स्टबननेस है वो तो हमारी बड़ी अर्ली ऑन ही बैड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो इसका जेंडर पर्सपेक्टिव, जब आपके सामने कोई फीमेल क्लाइंट आए, आई वुड से क्लाइंट नॉट अ पेशेंट, तो आपको ये भी देखना है कि वो एक पूरे प्रोसेस, उसका सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है ना, जहां से उसकी स्टबननेस कंस्ट्रक्ट हुई है, वो डिफरेंट है फ्रॉम अ बॉय। अगर आपके पास मेल क्लाइंट आया तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी दोनों के लिए डिफरेंट करनी पड़ेगी। आप एक ही स्ट्रेटेजी पे सारे दोनों को नहीं अप्लाई कर सकेंगे, वो आपकी स्ट्रेटेजी फेल हो जाएगी दफा। तो एग्जैक्टली ऐसे। आपने ब्रेक डाउन करना है सारे प्रोसेस को। आपने जेंडर के पर्सपेक्टिव को तो बहुत ज्यादा फोकस में रखना है। यार ये समझने की बात है कि जेंडर कितना उसका रोल प्ले करती है उसकी स्टबर्ननेस में, क्योंकि हमने देखा है कि स्टबर्ननेस वैलिडेट की जाती है, खवातीन की स्टबर्ननेस वैलिडेट नहीं होती, लड़कों की स्टबर्ननेस बहुत हद तक वैलिडेट होती जाती है, वो अप्रिशिएट की जाती है, ग्लोरीफाई, मैंने पहले भी कहा, ग्लोरीफाई की जाती है। सो ये इंटायरली इट्स अप टू यू, आप लोगों की इनसाइट कितनी अच्छी है इस टॉपिक पे। एज अ साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, या आप अगर एचआर के भी हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके सामने जो बंदा बचा बैठा है या जो क्लाइंट बैठा है, मैं कितना हद तक उसको जानता हूँ या जानती हूँ। डू आई रियली नो कि किस किस लेवल का स्टबन है। तो फिर अपने आप को टाइम दें, प्लीज डू नॉट जज एक पर्सन जो आपके पास आए और आपको पहली मीटिंग में आप उसे कहना पड़े कि यार तुम स्टबन हो, यू हैव दिस प्रॉब्लम, यू हैव दिस प्रॉब्लम। पहले आप उसे कॉन्वर्सेशन करें, आप चेक करें कि वो, आपने कहा कि सेल्फ एक्चुअलाइज, वो सेल्फ रियलाइजेशन करे। मुझे आप ऑनेस्ट एक बात बताएं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सेल्फ रियलाइजेशन होती है, सेल्फ एनालिसिस जो होता है, वो स्टबन लोग तो करते ही नहीं है। स्टबन लोग तो सेल्फ रियलाइजेशन कभी होती ही नहीं, उनको तो अपनी स्टबनेस कभी जाहिर ही नहीं होती, वो तो उनकी पर्सनैलिटी का ट्रेड बना होता है, जैसे कोई भी उनकी पर्सनैलिटी का ट्रेड होता है, जैसे मोहब्बत करना पर्सनैलिटी का ट्रेड, उनकी वो पर्सनैलिटी का पार्ट बन चुका होता है। तो आप मुझे कहें कि तुम अपना एनालिसिस करें आप कितनी मोहब्बत करते हैं, तो मैं कैसे एनालिसिस करूंगा, क्योंकि आई कैन नॉट, इट्स अप टू द अदर पर्सन टू एनालाइज कि मैं स्पेक्ट्रम में कहाँ लाइक कर रहा हूँ। तो ये इट्स माय टेक ऑन दिस इज क्वाइट आप लोगों को शायद सोशियोलॉजिस्ट नहीं है आप लोग, तो शायद आप लोगों के लिए थोड़ा सा यूनिक हो, और शायद समझ वो समझाने का आप लोगों को टाइम तब लगे जब आप लोगों का बड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा क्लाइंटेज के साथ। लेकिन ये सोशियोलॉजिस्ट थोड़ा सा उसको डिफरेंटली देखते हैं, हर चीज को स्पेक्ट्रम में देखने की कोशिश करते हैं, और आप भी आई एम श्योर स्टबर्ननेस को ऐसे ही देखेंगी तो ज्यादा एक अच्छी स्ट्रेटेजी आप डेवलप कर सकेंगे इसके। ठीक है, आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। यस यस। मिस्टर कहना आप बताएं। अच्छा, मेरे लिए तो स्टबननेस हमेशा से पॉजिटिव रही है बिकॉज आई एम अ लियो, द टिपिकल लियो। सो बीइंग अ लियो वी नो दैट स्टबननेस समथिंग वेरी पॉजिटिव। अगर हम किसी चीज पे डट जाते हैं, ये करना है तो करना है। मेरे बॉस मुझे कहते हैं कि यू रियली स्टबन, तुम्हें कुछ करना है तो करना है, बट एट द एंड आई वुड से कि अगर ये प्रोजेक्ट मेरे पास आपने भेजा था तो ये मेरी जिद थी कि मुझे ये करना है इस टाइमलाइन में। तो समटाइम्स, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी स्टबननेस को, हम खुद अपनी स्टबननेस को एनालाइज कर सकते हैं। आप अगर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जानते हैं तो आप आराम से जानते हैं कि रात में सोते वक्त, जर्नलिंग के वक्त आपको पता है कि आप कहाँ स्टबन हुए अपने कुलीग के साथ, अपने आप के साथ। सो इन अ पॉजिटिव वे ऑफ कोर्स बहुत हेल्पफुल है स्टबन होना, आपके प्रोजेक्ट में, आपकी जॉब में, आपके वर्क में। आपके पास कुछ ऐसे केसेस आते हैं, जैसे मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जिनके ऊपर हर कोई गिव अप कर चुका होता है, तो वहां आई बीइंग स्टबन एंड आई से नो, आई एम गोइंग टू टेक चार्ज ऑफ दैट चाइल्ड, इट बिकम अ चैलेंज फॉर मी। और आई थिंक हर स्टबनेस को, नेगेटिविटी जो होती है, आप उसको चैनलाइज करके आप उसको पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव स्टबननेस में चेंज कर सकते हैं। इट्स जस्ट अबाउट द टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज व्हाट यू टेक। थैंक यू। ओके मिस अस्मीना आप बताएं।
Okay, so yes, I do agree with other panelists because maybe as a therapist or a psychologist, especially as a clinical psychologist भी काम कर रही हूँ, so I must say कि जब आपके पास कोई client आता है, so you don't know what are the other things. वो आपके पास आया है, even उसको खुद नहीं पता होता अक्सर, उसको कुछ overwhelming thoughts होते हैं, कुछ problems होते हैं, कुछ ऐसे behaviors होते हैं जो उसको लग रहा होता है कि there is some trouble. और वो फिर आपको अप्रोच करता है. सो हम कभी भी उसको ये नहीं बोलते दैट यू हैव दिस प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आप किसी को मतलब सिंपली लाइक दैट कि अगर किसी इंसान के हाथ में कोई ऐसा जख्म हो गया है जो बहुत पुराना है और वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, तो डॉक्टर कभी भी उसको वो जख्म खोल के नहीं दिखाएगा. डेफिनेटली वो उसको ट्रीट करना शुरू करेगा स्लोली ताकि वो हीलिंग की तरफ आए. सिमिलरली मेंटल हेल्थ के या साइकोलॉजी के जितने भी इश्यूज होते हैं तो उसको आप बहुत स्लोली हील करना शुरू करते हो, क्योंकि मेंटल हेल्थ कभी भी ऑन सेट हील नहीं होती. तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि एचआर या फिर ऑफिस सिस्टम या स्कूल, एवरीवेयर थिंग्स आर ऑलमोस्ट सेम. सिर्फ एज ग्रुप का डिफरेंस होता है. मैं अभी एचआर लेवल पे बात कर रही हूँ तो वहां पे अडल्ट की बात होगी. अगर ऑफिस सेटअप में या स्कूल सेटअप में या अडल्टहुड में बात करें तो स्टबर्ननेस किसी वजह से आ रही होगी. अगर स्टबर्ननेस आ रही है तो, और अगेन आप उसको चैनलाइज कर सकते हैं. आप उसको जरूरी नहीं है कि आप उसको नेगेटिव लेवल करें, आप उसको पॉजिटिवली चेंज कर सकते हैं. उनकी जो भी पॉइंट्स हैं या स्टबर्ननेस की जो रूट कॉज है आप उस पर काम कर सकते हैं. अगर मैनेजमेंट के साथ एम्प्लॉयज का कोई इशू आ रहा है या कोई ऐसा प्रोग्राम है, कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जो फॉलो नहीं हो पा रही है, सो यू कैन वर्क ऑन दैट. यू कैन सी कि ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से यहाँ पे एक्चुअली स्टबर्ननेस है क्या, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कि आप वो इंसान उस पर्टिकुलर चीज पे फ्लेक्सिबल होना नहीं चाह रहा, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा. बट देयर मस्ट बी सम रीजन क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मतलब व्हाट वाज द रूट कॉज. जब आप कोई चीज प्लान करते हो तो आप हर इंडिविजुअल का एक पॉइंट व्यू होता है उस चीज को लेके. सो डेफिनेटली आप उस पर काम कर सकते हैं. और वहां पे स्टबर्ननेस जरूरी नहीं है कि कोई नेगेटिविटी हो, मे बी सामने वाले का डिफेंस मैकेनिज्म हो. Like being as a psychologist, I must say this, there is a back mind in our all of us. Like there is a subconscious mind जिसमें कुछ seed मौजूद है, like a thought, जो हम बचपन से सीखते हैं एंड देन हम अडल्टहुड में उसको साथ लेके चलते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं. जब वो पर्सनैलिटी का हिस्सा बनते हैं और वो किसी नई एनवायरनमेंट से या किसी नए इंडिविजुअल से भी, किसी नई टीम से इंटरेक्ट होता है, तो वहां पे जो रियलिटी चेक्स या ये कह लीजिए कि जो नई चीजें उसको मिलती हैं वो उसके अपने माइंड से, उसके अपने थॉट से क्लैश कर जाती हैं. तो वहां पे समटाइम्स ह्यूमंस बिकेम फ्लेक्सिबल, बट समटाइम्स वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं ला पाते क्योंकि वो उनके अपने स्कूल ऑफ थॉट से क्लैश कर रहा होता. तो जब वो क्लैश आता है तो बेसिकली जिसको हम स्टबर्ननेस कह रहे हैं, सो उसको चेंज करने के देयर आर सो मेनी वेज, देयर आर सो मेनी थिंग्स. सबसे बड़ी चीज तो कम्युनिकेशन ही है. आप ऑफिस लेवल पे, मैनेजमेंट लेवल पे, स्कूल लेवल पे अपनी चीजों को कम्युनिकेट कर सकते हैं. और टीम वर्क इज द थिंग जो कि बेस्ट है ऐसे टाइम पे. आप एज अ टीम उन चीजों को ज्यादा अच्छे से रिजॉल्व कर सकते हैं. और एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल आई मस्ट से कि मुझे बहुत टाइम लगता है अपने क्लाइंट के साथ. एंड आई ऑलवेज वर्क, इवन मेरा जो अपना वेंचर है उसका नाम भी ब्लूम विद एम्पैथी है, बिकॉज आई ऑलवेज वर्क विद एम्पैथी. विदाउट एम्पैथी देयर इज नथिंग. आप सिर्फ एक इंडिविजुअल को जज कर रहे होगे, आप उस पर काम नहीं करोगे. एंड इफ एज अ थेरेपिस्ट, एज अ साइकोलॉजिस्ट यू आर गोइंग टू पास जजमेंट्स, देन आई एम सॉरी, आपको थोड़ा सा हेल्प की जरूरत है फिर, क्योंकि कभी भी कोई थेरेपिस्ट और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जजमेंटल नहीं हो सकता. सो यू कैन वर्क एज अ टीम, और जब आप एज अ टीम काम करते हैं तो चीजें ऑटोमेटिकली स्लोली एंड ग्रेजुअली रिजॉल्व होने की तरफ आ ही जाती. और ऐसा होता है कि ना, समटाइम्स ऐसा होता है कि आप समटाइम्स ऐसे होता है कि आप अपनी बाउंड्री सेट कर रहे होते हो और आप नो कह रहे होते हो, तो अगला पर्सन आपको स्टबर्न समझ लेता है कि आप उनके काम नहीं करे, तो वो कहता है कि तुम तो बहुत जिद्दी हो कि तुम जो है ना काम नहीं करे कहने पे. तो वो स्टबर्ननेस नहीं होती, वो अपना सेल्फ डिफेंस भी होता है. समटाइम्स आपको नो कहना पड़ता है, समटाइम्स आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, समटाइम्स आपको अपनी बाउंड्री सेट करने के लिए सब कुछ करना पड़ता है. तो इट्स नॉट लाइक स्टबर्ननेस. आप हर एक को स्टबर्न नहीं समझ सकते. आपको स्टबर्ननेस समझने के लिए भी जो है अपना पर्सपेक्टिव ब्रॉड रखना पड़ेगा, तो ही आप हर इंडिविजुअल को जो है ना समझ के चल सकते हो, हर इंडिविजुअल को समझ के, और फिर उसी तरह से आप उसको डील कर सकते हो. अब डीलिंग में भी आपको ये देखना होता है कि आप अब हर एक के साथ जब आप बहस में लग जाते हो ना, तो आपकी अपनी मेंटल हेल्थ भी जा रही.
उधर मेंटल हेल्थ आपकी अपनी भी खराब हो रही है डेफिनेटली। तो आपने ये भी देखना है कि कौन कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और अगर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट लोग हैं और जिनको आप स्टबर्न समझ रहे हो, तो आप ये देखो कि आपकी अपनी जो रिलेशनशिप एनालिसिस है, आप पहले वो देखो कि आप कहीं ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे कि वो ज्यादा ही स्टबर्न हो रहे हैं या वो आपकी किसी चीज को गलत समझ रहे हो। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है अपने एनालिसिस में भी, कि आप किस तरह से किसको कैसे लेके चलते हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। एक और पॉइंट जो मैं मेंशन करना चाहूंगी यहाँ पे वो ये है कि एक्चुअली में जो अभी मेल फीमेल जेंडर रोल्स की बात हुई है, तो उसमें जो एक सबसे बड़ा पॉइंट है ना, वो पॉइंट ये है कि हम जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, अगर हम सोसाइटी के हिसाब से भी सोसाइटी और साइकोलॉजी को कनेक्ट करें यहाँ पे, तो हमारे यहाँ मेल्स को जो है वो थोड़ा सा लेवरेज ज्यादा दिया जाता है कम्पेयर टू फीमेल्स। इवन हमारे यहाँ अब जाके इन 20s आफ्टर स्पेशली आफ्टर कोविड हमारे यहाँ फीमेल्स को ये अलाउ किया गया है कि वो ओपनली काम कर सकती हैं, वो ओपनली घर से बाहर निकल सकती हैं, वो बाइक्स चला सकती हैं, दे कैन ग्रो, दे कैन लर्न, दे कैन डू वट एवर दे वांट। लेकिन तब भी वहां पे भी आप जब फीमेल अपना कोई पॉइंट रखती है, हमारे माशरे में सबसे ज्यादा सुप्रेस एक फीमेल को ही किया जाता है। इट्स नॉट लाइक मैं मेंस के अगेंस्ट नहीं हूँ, आई एम जस्ट मेंशनिंग दिस क्योंकि मैंने 5000 अबव क्लाइंट्स देखे, और वहां पे आपके पास जो मेजर प्रॉब्लम आ रहा होता है वो सुप्रेशन का है। तो इसीलिए जब कोई फीमेल अपना कोई पॉइंट रखती है, तो वहां पे स्टबर्ननेस ये आ रही होती है कि उस फीमेल को ही स्टबर्न लेबल कर दिया जाता है, और उसको पॉइंट या उसकी उस बात को उस तरह सुना ही नहीं जाता। और अगर सुन भी लिया जाए तो हमारा जो सो कॉल्ड ईगो है, जो हमारा ईगो होता है वहां पे, वो सबसे पहले बोलता है कि हम सुनते नहीं है, हम बेसिकली वो ईगो को का मसला बना लेते हैं और उस छोटी सी चीज को हम एग्जैजरेट कर लेते हैं। इसलिए जब कोई फीमेल किसी बात पे नो बोलती है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको लेबल कर देते हैं या उसको इमोशनली सुप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो उससे होता क्या है कि हमें लगता है कि जब हम किसी को इमोशनली सुप्रेस करेंगे तो वो घूम फिर के हमारी बात मान लेगा। ऑल्दो उससे जो नेगेटिविटी हमने जनरेट की या जो नेगेटिव थॉट्स हमारे पास आए, उससे हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट हुआ और जो सामने वाले पे क्या इफेक्ट हुआ साइकोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकली, वो सारी चीजें सबसाइडेड हो जाती। तो इट्स अ वास्ट टॉपिक। मतलब जब आप इस पर बात करना शुरू करें और अगर आप सारे स्पेक्ट्रम के थ्रू बात करते हैं और अगर आप सारे पर्सपेक्टिव्स को निकालते हैं, तो ये चीज तो ऐसी है कि फिर आपको काफी टाइम लगेगा इसके लिए पैरामीटर सेट करने में, काम करने में। आपको एक एक चीज को, सोसाइटल को, स्पिरिचुअल को, रिलीजियस को, फिजियोलॉजिकल को, हर पर्सपेक्टिव को निकालना पड़ेगा और फिर उसके बाद जाके एक चीज प्लान होगी जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। एज इन साइकोलॉजी इट्स अ पर्सनैलिटी ट्रेट, बट वाई इट्स अ पर्सनैलिटी ट्रेट, वो एक बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अब हमारे पास 6 मिनट्स रह गए हैं। अगर किसी का सवाल है पार्टिसिपेंट्स में से, तो वो पूछ सकता है इन एक्सपर्ट से और अपने सवाल का आंसर ले सकता है। मिस अनिला ने सवाल किया हुआ है चैट में, गिव सम स्ट्रेटजीज टू डील विद द नेगेटिव स्टबर्ननेस ऑफ एन एडल्ट दैट कैन टर्न इनटू पॉजिटिविटी। आप में से कोई बताना चाहेगा एक्सपर्ट्स में से? I can speak. Yes, you can speak. Okay. So, अगर हम adulthood की बात करें तो adulthood में basically we have so many things. Like एक बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो हम उसे बहुत सारे, अगेन मैंने मेंशन की थी ये बात पहले भी, हम उसको एक प्रोसीजर के थ्रू वो गुजरता है एंड देन वो adulthood में आता है। अब जब वो adulthood तक पहुंचा है तो वहां पर उसने बहुत सारी एक्सपीरियंस की होती है चीजें, बहुत सारी लर्निंग्स होती हैं। उसकी स्टबर्ननेस कौन से एरिया में आ रही, लाइक घर में आ रही है, फ्रेंड्स में आ रही है, वर्क प्लेस में आ रही है, वो कहीं कुछ सीख रहा है उसमें आ रही है, ये सारी चीजें आप पहले देखेंगे। उसके बाद यू हैव द स्ट्रेटेजी। हम सब पैनलिस्ट ने अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज आपके सामने रखी हैं, तो वहां पर आपके पास सबसे जो बेस्ट चीज होती है वो होती है कि आप पहले कम्युनिकेट करें और एटलीस्ट उससे आप उसको मेंशन नहीं करेंगे कि आई एम डिस्कसिंग अबाउट द स्टबर्ननेस, बट आप उससे पूछेंगे कि कोई पर्टिकुलर बिहेवियर अगर इस चीज से रिलेटेड आ रहा है तो क्या रीजन है। मे बी शुरू में उसको इस बात का आइडिया भी नहीं होगा कि वो उस पॉइंट पर स्टबर्ननेस दिखा रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से ही वाज जस्ट रिफ्लेक्टिंग हिज बिहेवियर। मोस्टली लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वो जो कर रहे हैं वो स्टबर्ननेस है और उससे उनको लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, फ्रेंड्स छूट जाते हैं, फैमिली बुरा मान जाती है, फाइनेंशियल लॉसेस आना शुरू हो जाते हैं, बट दे डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन और ये चीज उनको और प्रॉब्लम में डाल रही होती है।
तो स्ट्रेटजीज इसी हिसाब से प्लान की जाएंगी कि आप पहले ये देखिए कि वो पर्टिकुलर बिहेवियर में बी स्टबर्ननेस अगर आ रही है तो क्यों आ रही है। अगर आप वर्क प्लेस की बात करते हैं तो आप अपने एम्प्लॉय से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनकी राय ले सकते हैं। जब आप बैठ के 4 लोगों से बात करते हैं, यू हैव ऑलरेडी सो मेनी थिंग्स ऑन योर लिस्ट, आपको वो सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं जिन पे आपको काम करने की जरूरत है, और आपको ये भी दिख जाता है कि उनकी तरफ से ऐसी क्या चीज आ गई जिससे उनको काम करने की जरूरत है। यू कैन गिव द ट्रेनिंग, यू कैन सपोर्ट देम। आप उनके सामने एक बहुत वैलिड पॉइंट रख सकते हैं कि इफ देयर इज एनीथिंग, आप उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दें, वहां पे कुछ भी हो आप मैसेज कर सकते हो। इवन आप उनके लिए एक लेटर बॉक्स बना सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है विदाउट एनी नेम आप उसमें टिक को डाल के चले जाएं, और इन द एंड शाम को आप किसी एक ऐसे इंसान को जो कि दूसरों को सपोर्ट कर सकता हो उसको आप बोले कि वो चिट्स लाके आपको दे दे, बगैर उनको पढ़े, बगैर जजमेंट पास किए आप उसको चेक करके उन पे काम कर सकते हैं। ऐसे अगर आप स्कूल सेटअप्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे टीचर्स बहुत ज्यादा आजकल एक चीज है वो ये है कि जो हमारे पास टीचर्स हैं अगर वो यंग भी हैं तो भी, और जो बच्चे हैं वो भी, मतलब टीचर्स भी जनरेशन जी की हैं और बच्चे भी जनरेशन जी के हैं, तो वो एक ही जनरेशन आपस में क्लैश आ रहा है क्योंकि टीचर्स की ट्रेनिंग पुराने टीचर्स कर रहे हैं, तो वहां पे सपोर्ट की लैकनेस होती है क्योंकि पुराने टीचर्स को नए इश्यूज का इतना आइडिया नहीं होता, और जो नए टीचर्स हैं वो ऑलरेडी नए नए टीचर्स बने होते हैं, लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से वो चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहे होते। तो वहां पे भी आप उनके लिए सपोर्ट सिस्टम रख सकते हैं। बच्चों का में क्यों आ रही है स्टबर्ननेस या बच्चों में कोई चीज फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ नहीं जा रही है, यू कैन वर्क ऑन देम। मोस्टली बच्चे अपने फैमिली से जो भी उनको ट्रॉमा, जो भी प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, पेरेंट्स के आपस में रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, भाई बहन के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, या फैमिली में कोई बीमार है या उसको किसी और किस्म का कोई प्रॉब्लम है, तो ये वाली सारी चीजें बच्चे आके एक ऐसी जगह पे रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं जहां उनको लगता है दे कैन रिफ्लेक्ट इट बिकॉज दैट एरिया इज सेफ, नो वन इज गोइंग टू से एनीथिंग और नो वन इज गोइंग टू डू एनीथिंग। और आजकल जो स्कूल्स में एक और बड़ी चीज है वो क्या है कि स्कूल वाले कहते हैं कि हमारा तो बिजनेस है, हमें तो कमाना है, तो बच्चा जो कर रहा है करने दीजिए, तो वो चीज वहां पे रह जाती है। जब वो रह जाती है क्योंकि अगर हर स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट है या कोई एक दो ऐसे टीचर हैं जो बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी होंगे जो सपोर्ट नहीं कर पा रहे होंगे बिकॉज दे आर हैविंग देयर ओन थिंग्स, वो वहां आते हैं काम करते हैं, तो वो बीच में जो एक मीडियम है ना वो रह जाता है और उसकी वजह से आप बहुत सारी चीजें मिस कर रहे होते हैं। तो अगर आप स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो स्ट्रेटेजी के लिए आपके पास उस एक पर्टिकुलर चीज का, स्टबर्ननेस का रीजन, बिहेवियर, कॉजेज, बिहेवियर इश्यूज क्या क्या आ रहे हैं वो सब होना चाहिए, देन यू कैन बिल्ड अ स्ट्रेटेजी। हम सबसे पहले मतलब बगैर रूट कॉज को जाने अगर हम पहले ही पॉजिटिव या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की तरफ चले जाएंगे तो वो चीज वहां पे लैक कर जाएगी। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बच्चों में तो बिल्कुल भी नहीं होती, और अगर आप बड़ों की बात करें तो बड़ों को भी सेल्फ एक्चुअलाइज करने में काफी टाइम लगता है। ऑल्दो कोई कितना ही एजुकेटेड हो, कितनी ही उसकी नॉलेज अच्छी हो, बट डेफिनेटली यू आर अ ह्यूमन, यू कैन डू थिंग्स लाइक अ मशीन कि आप उसमें चीजें पुट कर दें और वो यू आर नॉट अ चैट जीपीटी कि आपने उसमें उसको एक कमांड दी और उसने आपको फौरन सब कुछ निकाल के दे दिया। 1 मिनट से कम टाइम रह गया है इस मीटिंग को एंड होने में, तो मैं एंडिंग रिमार्क्स बता देती हूँ कि बहुत अच्छी डिस्कशन हमारी रही है। अ बिग थैंक यू टू आवर पैनलिस्ट फॉर शेयरिंग सच मीनिंगफुल इनसाइट्स। इफ देयर इज वन थिंग वी कैन ऑल वॉक अवे विद टुडे इज दैट stubborn mindsets are not permanent, but shifting them requires empathy, education, reflections, and sometimes a good dose of challenge. Thank you to our wonderful audience for being with us. Stay connected with us at Pakistan Psychology Talk for more such conversations that